ये आपने बहुत अच्छा तरीका बताया। पिछले दिनों में मुझे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर भारत में राजस्थान और दिल्ली, और उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत में बिहार, उड़ीसा को नज़दीक से देखने का मौका मिला। मुझे किन्हीं कारणों से दिल्ली से वाराणसी तक की अलग अलग शहरों से गुजरती हुई यात्रा का भी सौभाग्य मिला। मुझे ये लगता है कि कर्नाटक के चुनाव को अगर आप देखें तो वहां पर मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने चुनाव के पूरी चर्चा को अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने कुछ सवाल जो उनके सामने आ गए थे उसका जवाब मांगा और कहा कि जो इसका सही जवाब देगा हम उसको देंगे। जैसे मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के सवाल पर जो उनकी परेशानी हुई तो कहा कि जो हिजाब के सवाल पर हमारे साथ गुंडागर्दी करने वालों को सख्ती से पेश आएंगे, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम उससे जुड़े हुए कुछ संगठनों को बैन करेंगे और वो एक मुद्दा बन गया। ऐसे ही उत्तर भारत के किसानों ने कहा कि हमको जो न्याय देगा उसके साथ हम खड़े होंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे उल्टे आए। जिन पार्टियों ने किसानों के मुद्दे उठाए उससे ज्यादा जिन पार्टियों ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा उठाया और गुंडों को सख्ती के साथ सजा देने का मुद्दा उठाया, वो ज्यादा आकर्षक लगे। तो इस समय मतदाता की चेतना पर भी निर्भर करेगा कहां पर मतदाता ने पूरी चर्चा को अपने हाथ में ले लिया है। जैसे किसानों के बीच में अभी दिखाई पड़ रहा है कि जो 3 भूमि कानूनों को वापस लेने के वादे को पूरा करेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, हम उनके साथ वोट देंगे। अब वो कितनी देर तक टिका रहेगा, बांटो और राज करो की राजनीति से कितना प्रभावित होगा कहना मुश्किल, लेकिन फिलहाल तो किसानों में एक समझ बनी है और इसमें वो अखबार और टेलीविजन में कौन क्या कहता है इस पर कम ध्यान देंगे। लेकिन ये सिंगल पॉइंट रेफरेंडम जैसा होगा कि एक मुद्दा हमने पकड़ लिया, जैसे महिलाओं के बीच में है कि जो हमको आरक्षण देंगे, लेकिन अब आरक्षण के तो सभी समर्थक हो गए, अब हम क्या करें। तो उनको कुछ और कसौटी बनानी पड़ेगी और उसमें महिलाओं को वक्त लगाना पड़ेगा और महिला आंदोलन को अपनी दृष्टि बतानी पड़ेगी। ऐसे ही नौजवानों के बीच में बेरोजगारी को लेकर के बड़ी परेशानी है, लेकिन नौजवान की अपनी जाति भी है, अपना धर्म भी है, अपना प्रदेश भी है और धर्म और जाति के सवाल उनकी रोजी रोजगार के सवाल पर अगर हावी हो जाएंगे तो उनके लिए रोजगार का मुद्दा उठाने के बावजूद बाकी समाज के साथ चलने की मजबूरी होगी और जहां दादा ताऊ चाचा नानी मामा वोट करेंगे वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि समुदाय का सवाल है। अस्मिता की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ऐसा उन संगठनों के साथ होने वाला है जो जाति आधारित दल हैं। उनको मालूम है कि हमारी पार्टी जीतेगी, लेकिन हमारी पार्टी है, हमारी जात का झंडा लेके चलती है, तो हारे चाहे जीते हम तो इसी के साथ रहेंगे। ये भी एक वोटर की मानसिकता है। तो इस समय काफी प्रयास होगा कि जो सरकारी पार्टी है उसको कहा जाए कि ये अच्छी पार्टी रही, अच्छी सरकार चलाई, कुछ काम नहीं कर पाए तो उनको एक बार मौका और दे दो, जबकि वो 10 साल से सरकार चला रहे हैं। और जो विरोधी दल है वो कहेंगे कि 10 साल में कुछ नहीं किया तो आगे इन पर क्या भरोसा करोगे, ये तो नकली सिक्का है या खोटा सिक्का है। ये बहुत खुलेआम असरदार तरीके से प्रचार होगा। इसमें व्हाट्सएप से लेकर के नियमित टेलीविजन और अखबार का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जहां पर आंदोलन हो रहे होंगे, जैसे अब मणिपुर है, तो मणिपुर का जो सवाल है उसमें कोई प्रचार काम नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो हमले हुए हैं उसमें सरकार की नाकामयाबी है। तो वो चाहे जितना प्रचार होगा वो तो एक तरफ वोट करेंगे कि सरकार को बदलना है। लेकिन जहां पर इतना प्रबल आंदोलन नहीं है, जैसा मैंने कहा कि उड़ीसा में एक क्षेत्रीय दल है, और क्षेत्रीय दल में अपना एक अलग आकर्षण है, वो उड़िया अस्मिता को महत्व देते हैं। उनके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो 2 बड़े दल हैं एक दूसरे के मुकाबले में हैं, उन दोनों के प्रति कोई खास आकर्षण नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी का 25 साल से शासन चल रहा है। ऐसी परिस्थितियां, तो जैसा आपने सवाल उठाया,
नई पीढ़ी का वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर भी अलग अलग देश के प्रदेशों में स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखेगी और रखेगा और उस हिसाब से अपना वोट देगा। इसलिए कोई एक ऑल इंडिया पैटर्न कि यंग इंडिया विल वोट फॉर शाइनिंग इंडिया, यंग इंडिया विल वोट फॉर गर्व से कहो हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इस तरह का कोई ऑल इंडिया पैटर्न तो नहीं दिखाई पड़ता।